अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये सोप बबल पर जो सर्कुलर से रिंग्स बनते हैं, ये पैटर्न से बनते हैं कलर्स के। ये आपने देखे होंगे और देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। पर क्या ये बात आप लोग जानते हैं कि इसी की मदद से हम लोग वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी मेजर कर लेते हैं। जी हाँ, एक एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए ऐसा किया जाता है। बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट है न्यूटन रिंग्स का एक्सपेरिमेंट। सो न्यूटन रिंग्स क्या हैं, कब बनते हैं, क्यों बनते हैं और फिर कैसे वेवलेंथ हम मेजर करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूटन्स रिंग्स को समझने से। देखो, पहले देख लो न्यूटन रिंग क्या है। इंटरफेरेंस पैटर्न है जो कि हमें मिलता है, विच इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क, जो है वो कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं। यानी कि एक के अंदर दूसरा रिंग, एक के अंदर दूसरा रिंग, इस तरीके से ऑल्टरनेट रिंग्स मिलते हैं। डार्क होता है, ब्राइट होता है, डार्क होता है, ब्राइट होता है। तो इस इंटरफेरेंस पैटर्न को, जो सर्कुलर होता है, उसे हम कहते हैं न्यूटन रिंग्स, क्योंकि वो रिंग्स की शक्ल में नजर आता है। रिंग समझते हो ना, उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं छल्ला। ठीक है ना, नहीं गोल। तो बेसिकली इसको न्यूटन रिंग्स कह रहे हैं। अच्छा, न्यूटन रिंग्स कैसे बनते हैं? अगर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो एक तरफ से प्लेन होता है और एक तरफ से कॉन्वेक्स होता है, और जिसका कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेट से आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसको हम किसी फ्लैट ग्लास प्लेट के ऊपर रख दें। एक ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर हम रख दें, तो जो एयर गैप बनता है दोनों सरफेसेस के दरमियान में, वो इंक्रीज होता है जीरो से, जो कि होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस एंड द प्लेट इक्वल टू द थिकनेस टी। देखो, इस तरीके से अगर एक लेंस को रख देंगे और इस लेंस को हमने रखा है एक गिलास प्लेट के ऊपर, तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे थिकनेस जीरो है, लेकिन यहाँ पे जो थिकनेस है मैक्सिमम वो टी के बराबर है। यहाँ पर जीरो है, पर यहाँ पर एयर की जो फिल्म यहाँ से यहाँ बनेगी वो बेसिकली टी के बराबर है। तो जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते रहते हैं, वैसे वैसे जो थिकनेस है वो बढ़ती रहती है। और क्योंकि थिकनेस बढ़ती रहती है, तो जब एयर फिल्म की थिकनेस इस तरीके से स्फेरिकल के अंदर पूरी चेंज होगी, तो बेसिकली जो हमें इमेज मिलेगा, जो इसका रिजल्ट मिलेगा, वो सर्कुलर पैटर्न मिलेगा। इसी सेटअप को अगर मैं इल्यूमिनेट कर दूं बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैं अगर इस सेटअप के अंदर जो है वो लाइट डाल दूं और लाइट हो मोनोक्रोमेटिक, जो कि इंसिडेंट करेगी नॉर्मली ऑन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर अगर मैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल दूं, तो क्योंकि ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ लेंस द एयर फिल्म बिटवीन द लेंस एंड ग्लास प्लेट इज ऑल्सो स्फेरिकल, जो बात मैंने आपको बताई ना, कि क्योंकि लेंस खुद स्फेरिकल है, तो जो एयर फिल्म है वो भी स्फेरिकल शेप में होगी। और जब स्फेरिकल शेप में होती है और उससे इंटरफेरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी गोल गोल बनता है, स्फेरिकल बनता है और ऑल्टरनेट होता है। जाहिर सी बात है, जैसे हमने पढ़ा था डार्क ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं, यहाँ पे डार्क ब्राइट रिंग्स बन जाते हैं। ये एक ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर मैंने ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। ठीक है ना, और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट को मैंने हुक के जरिए जो है ना बांध दिया, ताकि आपस में ये अटके रहें। अच्छा जी, और फिर यहाँ पर एक ग्लास प्लेट रखी हुई है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, और एक छोटी सी ओपनिंग से वो आएगी ना। और उसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने एक स्क्रीन रख दी और उसमें एक वाइट स्लिट मौजूद है, एक खाली जगह मौजूद है, एक स्लिट मौजूद है, और आगे एक लेंस आ गया जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, और ऊपर हमने लगा दी एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप के जरिए ही इसको सही तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि हमें तो वेवलेंथ नापनी है ना, तो बहुत छोटी रीडिंग है जो हमें नापनी है, तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ना, ये जगह मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी भरी होती है एयर फिल्म से। ये एयर फिल्म होती है, मतलब यहाँ पर एयर फिल्म की थिकनेस आप देख लो जीरो है, और यहाँ पर जो एयर फिल्म की थिकनेस है वो अच्छी खासी है। ठीक है, तो एक्चुअली टी के बराबर है, स्मॉल टी से हम जाहिर करते हैं उसको। ठीक है ना। अब जो पूरा एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर क्या नजर आएगा आपको, कि लाइट निकलेगी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, और फैली हुई नहीं बल्कि एक स्लिट से गुजरेगी। तो स्लिट की वजह से उसमें थोड़ा सा डिफ्रैक्शन होगा, वो फैलेगी और फैल के जाएगी कॉन्वेक्स लेंस के पास। कॉन्वेक्स लेंस उन लाइट को पैरेलल कर देगा और एक ग्लास प्लेट पर पहुंचाएगा। अब ग्लास प्लेट की खास बात यह है कि इससे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी, ये आ गया 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है ना, मतलब आने वाली लाइट से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर और जाएगी इस पूरे लेंस पर, और एयर फिल्म से गुजरेगी। एयर फिल्म कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से थिन फिल्म इंटरफेरेंस करने के बाद वो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पर जाएगी। और जब हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें जो फाइनल इमेज नज़र आएगा वो कुछ इस शक्ल का नज़र आएगा।
जैसे आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो आपको ऐसे रिंग्स नजर आएंगे, ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट रिंग्स नजर आते हैं। तो इन्हीं रिंग्स को कहते हैं न्यूटन रिंग्स, जो कि लेंस के ऊपर हमें ऐसे बने हुए नजर आएंगे ना, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, कुछ इस शक्ल के नजर आते हैं। और याद रखना, बने हुए वो हमें लेंस के ऊपर ही नजर आएंगे, क्योंकि डेरिवेशन के लिए बात समझना जरूरी है कि जो लेंस है उसी के ऊपर ना ये रिंग्स बने हुए होते हैं। अच्छा जी, ये जो लेंस होता है ना, बेसिकली इसको हमने किसी ना किसी स्फेरिकल शेप से निकाला होता है, जब ये स्फेरिकल लेंस कहलाते हैं। तो अगर वो स्फेयर है तो उस स्फेयर का सेंटर हो गया, और सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जाहिर करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, और अगर ये कैपिटल आर है तो कंफर्म ये है कि जो ऊपर वाला डिस्टेंस होगा वो भी एक्चुअली बराबर होगा कैपिटल आर के। ये बात आपने जहन में रखनी है कि हर लेंस किसी ना किसी स्फेयर का हिस्सा होता है, उसका एक रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, ये जो है ये थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है मैक्सिमम, जो कि टी के बराबर हो जाएगी दोनों तरफ। और ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये होगा एक्चुअली आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग, चाहे वो ब्राइट रिंग हो या डार्क रिंग हो, क्योंकि देखो इसी के ऊपर तो बन रहे हैं ना लेंस, इसी के ऊपर बन रहे थे ना। तो भाई जो सबसे बड़ा हमारे पास रिंग होगा उसके रेडियस को हम आर से जाहिर कर देंगे, क्योंकि बन तो लेंस के ऊपर रहा है। इसको देखो, मैंने जो इससे पिछली वाली पिक्चर आपको दिखाई थी उससे बात को समझो आप। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करो ना कि लेंस के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है ना, जो कि न्यूटन रिंग चाहे वो डार्क हो या ब्राइट हो उसका रेडियस होता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमने जो ये पूरी सपोजिशन करी है, सबसे पहले ये आर आ गया और फिर ऊपर कैपिटल आर आ गया, ये लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और उसके बाद ये थिकनेस है, और उसके बाद ये स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग है। सही है ना, ये आपको ज्योमेट्री समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों के दोनों आर के ही बराबर होंगे। अब एक थ्योरम है जो कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ज्योमेट्रिकल थ्योरम। वो थ्योरम ये कहता है कि इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड अ सर्किल, अगर सर्किल के अंदर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं, कॉर्ड का मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो सर्किल के दो पॉइंट को मिलाती है। जैसे यहाँ पर एक कॉर्ड है ए बी और एक दूसरी कॉर्ड है सी डी। कॉर्ड किसी भी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो सर्किल के दो पॉइंट्स को मिलाती है। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं इनसाइड अ सर्किल, तो जो प्रोडक्ट होता है ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द अदर। मैं सीधे सीधे लफ्जों में बताता हूँ। देखो, जैसे ही इन दोनों ने इंटरसेक्ट करा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये वाला सेक्शन नजर आ रहा है इस कॉर्ड का, और एक ये वाला सेक्शन नजर आ रहा है बी से लेके एक्स तक का। ठीक है ना, और सी डी को भी ब्रेक करा तो एक सी से लेके एक्स तक का सेगमेंट नजर आ रहा है और दूसरा एक्स से लेके डी तक का सेगमेंट नजर आ रहा है। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर ए और एक्स, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लिया जाए दूसरे इसके हिस्से से, इसी कॉर्ड के दूसरे हिस्से से, एक्स और बी वाले से, ये मैंने ए बी वाली कॉर्ड के दोनों सेगमेंट्स का प्रोडक्ट लिया, तो थ्योरम ये कहता है ये हमेशा बराबर आएगा दूसरी कॉर्ड के सेगमेंट्स के प्रोडक्ट के। और दूसरी कॉर्ड जो सी से डी तक की थी वो ब्रेक हो गई सी से लेके एक्स और एक्स से लेके डी। मान लो कि अगर ये वाला डिस्टेंस ए एक्स 3 के बराबर है और एक्स बी बराबर है 6 के और ये बराबर है 2 के, तो बताओ एक्स डी कितना होगा। अब हम कह रहे हैं ना प्रोडक्ट तो सेम रहना चाहिए, तो 3 6 जार 18, तो 2 ये कितना होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए, 2 9 जार 18। सही ना, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो भी 18 आ रहा है, तो यकीनन ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 9 के बराबर होगा, जो कि बेसिकली बराबर आ जाएगा 18 के। तो याद रखना, अगर दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स होती हैं तो उनके सेगमेंट्स के प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी। तो चलिए डेरिवेशन समझते हैं। यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नज़र आई है, अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल थ्योरम। अगर उसी थ्योरम को हम इस्तेमाल करें तो उस थ्योरम के मुताबिक यहाँ पर आपको दो कॉर्ड्स नज़र आ रही हैं, नाम दे दूँ। मान लो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है ना, और जिस पॉइंट पे कट करा है उसको एक्स का नाम दे देंगे। अब आप देखो पहला सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक का बन रहा है, ए से लेके एक्स तक का, तो हम बोलेंगे ए से लेके एक्स तक का, और इसका प्रोडक्ट लेंगे दूसरे से एक्स से लेके बी तक, एक्स से लेके बी तक, ये वाले कॉर्ड का
सेगमेंट्स का प्रोडक्ट आ गया, और ये वाला कॉर्ड है। ये वाला कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक है, सी से लेके एक्स तक इनटू एक्स से लेके डी तक। तो उसी ज्योमेट्रिकल थ्योरम को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्योमेट्रिकल थ्योरम के मुताबिक दो कॉर्ड्स का जो सेगमेंट, दो कॉर्ड्स जो इंटरसेक्टिंग होती हैं उनके सेगमेंट्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो अब वैल्यूज के लिहाज से ए एक्स खुद बराबर है आर के, एक्स भी खुद बराबर है आर के, ये हमेशा बराबर होगा किस चीज़ के, सी एक्स। अब ये सी एक्स आपको समझना पड़ेगा, एक्स और डी तो सिंपल सी बात है, एक्स से लेकर डी तक का फासला टी के बराबर है। अब जरा मुझे सोच के बताओ, जवाब दो कि ये किसके बराबर आ रहा है यार, इस फासले को हम कितना कह सकते हैं, सी से लेके एक्स तक के। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? देखो, अगर मैं पूरा डिस्टेंस इधर से लेके इधर तक का देखता हूं तो ये कितने आर के बराबर है, और से देखो, ये बराबर है 1 आर 2 आर। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 आर के। लेकिन उस 2 आर में से मैं इस डिस्टेंस को माइनस कराना चाह रहा हूं, जो कि डिस्टेंस किसके बराबर है, जो कि डिस्टेंस बराबर है टी के। तो यहाँ सी से लेके डी तक का फासला 2 आर के बराबर है, लेकिन उस 2 आर में से मुझे एक्स डी को माइनस करना पड़ेगा, और एक्स से लेके डी तक का फासला टी के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी से लेके एक्स तक का फासला लिखा जा सकता है 2 आर माइनस टी के बराबर। सही ना, टोटल डिस्टेंस 2 आर के बराबर था, उसमें से टी निकाल दोगे तो ये वाला फासला बचेगा। समझे बात? मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 RT माइनस का टी स्क्वायर। अब एयर फिल्म की थिकनेस एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, ये इस तरह कर देते हैं, सिंस टी इज वेरी स्मॉल, इसको वेरी स्मॉल करके सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि टी बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, इस वजह से जो टी का स्क्वायर है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, आर स्क्वायर सीधा सीधा बराबर आ जाएगा 2 RT के। यहाँ से एक काम करो, टी की वैल्यू को अलग कर लो, क्यों कर रहे हैं वो अभी पता चल जाएगा आपको, जो काम अभी हम करने वाले हैं। तो टी बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कैपिटल आर के, जबकि आपको याद रखना है आर इज द रेडियस ऑफ रिंग, ये रिंग का रेडियस है, और कैपिटल आर जो है वो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, चलो अब वन बाय वन डार्क रिंग का रेडियस का फॉर्मूला निकालना है और ब्राइट रिंग की रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग, ब्राइट रिंग का रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और nth का निकालते हैं, बेसिकली सिंपल सा काम ये होता है। अब देखो, हम एक बात जानते हैं, ये हमने थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर ड्राइव भी किया था, ब्राइट रिंग के लिए होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हमारे पास शर्त थी वो ये थी कि 2Tn बराबर होता है m प्लस हाफ लेमडा के। बच्चों ये हमने थिन फिल्म इंटरफेरेंस में ड्राइव की थी, तो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा तभी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब इस केस के अंदर ये जो फिल्म, ये टी थिकनेस है, एन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, क्योंकि एयर फिल्म है, ये जो फिल्म बन रही है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक वो एयर की फिल्म है, और एयर की फिल्म है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो और टी का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी निकाला, टी का फॉर्मूला हमने निकाल दिया आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर के बराबर। तो क्या वैल्यू बनेगी, 2, टी की जगह पर आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर, एन की जगह पर 1 आ गया, और ये लिखा हुआ है m प्लस हाफ, और साथ में आ गया लेमडा। 2 से 2 कैंसिल, तो आर स्क्वायर का आंसर आ सकता है m प्लस हाफ लेमडा आर, और अगर r की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा m प्लस हाफ इंटू लेमडा आर। सही है, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग का। बस एक प्रॉब्लम है, आपको पता है m क्या हो सकता है, m होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी पहले रिंग के लिए m की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई ना, कि पहले रिंग के लिए 0 पुट करना है, दूसरे रिंग के लिए 1 पुट करना है, पांचवें के लिए 4 पुट करना है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
देखो जो गिनती है, लेट हम n से जाहिर कर देते हैं ना उसको, जो नंबर ऑफ रिंग है वो एक्चुअली बराबर होता है m+1 के, सही ना। जैसे मिसाल के तौर पर पहले रिंग के लिए m0 रखना पड़ेगा, 0+1 1 आ जाएगा, समझे। दूसरे रिंग के लिए m1 पुट करना पड़ेगा, 1+1 2 के बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में से m को हटा के n को ले आएंगे किसी तरीके से ना, ताकि सही हमें वैल्यू मिल सके। तो m की जगह पे पुट करना है हमें n-1। तो अगर क्वेश्चन आ जाए nth रिंग के लिए, nth रिंग, तो उसमें हम m की जगह पे ये रिप्लेस कराएंगे। तो r का फॉर्मूला बनेगा, r n लिख दूंगा, अंडर रूट m प्लस हाफ था तो n-1 प्लस का हाफ और लेमडा r आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 1 और प्लस का हाफ, एक्चुअली ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट n-12 इंटू लेमडा आर। तो जो फॉर्मूला है बेसिकली जो हम इस्तेमाल करते हैं nth ऑर्बिट के रेडियस का, वो ये फॉर्मूला है n-1 लेमडा आर। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है और परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि अब आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपको फॉर्मूले में कहा जाएगा पहला ब्राइट रिंग, तो आपने n की जगह पे 1 पुट करना है, ठीक है ना। n की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, n की वैल्यूज़ बिल्कुल वैसे ही हैं, n बराबर होगा 1 2 3, जो भी रिंग का नंबर है वही पुट किया जाएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, डार्क में हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अभी देखना उसके फॉर्मूले से मैं समझाता हूँ डार्क में क्यों नहीं करना पड़ेगा। फॉर डार्क रिंग, डार्क रिंग के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखना पड़ेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या शर्त है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव के लिए शर्त ये थी कि जो 2Tn है वो बराबर होना चाहिए m लेमडा के, 2Tn m लेमडा के बराबर होना चाहिए। तो अगेन वही दोनों वैल्यूज पुट करनी है, 2 और t की जगह पर आ गया r² डिवाइड बाई 2r, n की जगह पर 1 आएगा क्योंकि एयर फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इज इक्वल टू m लेमडा, ठीक है। 2 को 2 से हमने किया कैंसिल और उसके बाद r² की वैल्यू अलग कर लेते हैं। r² एक्चुअली बराबर आ जाएगा m लेमडा r के, और हमें r² की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो r की वैल्यू चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो r का आंसर आ जाएगा अंडर रूट m लेमडा r के बराबर, ठीक है भाई। तो इसके ज़रिए हम जो है ना वो nth ऑर्बिट का जो nth रेडियस है बेसिकली रिंग न्यूटन रिंग का, उसका हम रेडियस कैलकुलेट कर सकें। और यहाँ पर हमें +1 -1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बोले कि पहले डार्क रिंग का रेडियस बताओ, तो आपको m की जगह पे क्या पुट करना चाहिए, m की वैल्यू पहली 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है। तो आप जैसे ही इसकी जगह पे 0 पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 पुट करने की लॉजिक कभी इसमें आएगी ही नहीं। हमेशा जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज आप हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो वैल्यू आप हमेशा 1 से ही स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि 0 का तो कोई रेडियस बनेगा ही नहीं ना, रेडियस इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जब इस फॉर्मूले की बात होगी, जब डार्क रिंग की बात होगी, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और ये वाले फार्मूले में 0 पुट करने का कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। आपको हमेशा हमेशा पहला डार्क रिंग अगर पुट करना होगा तो आपको हमेशा 1 ही पुट करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम इस फॉर्मूले को सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि आर एन बराबर हो जाएगा एन लेमडा आर के। तो अगर पहला रिंग कहा जाए तो आपने याद रखना है पहला डार्क रिंग, तो इसका मतलब आपने n की जगह पे 1 पुट करना है, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3 एंड चौथे के लिए 4। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इसके ज़रिए हम कैसे मालूम कर सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल सा काम ये है कि n आपको पता है कौन सा रिंग आप देख रहे होंगे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता होगा इस लेंस का। सिर्फ आपने उस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से रेडियस ऑफ रिंग कैलकुलेट करना है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके हम सीधा सीधा लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर इस फॉर्मूले से नहीं तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो कि भाई आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से सिर्फ रेडियस नाप लो, मिसाल के तौर पर 5वें रिंग का। तो 5वें रिंग का रेडियस आपने नाप लिया, n की जगह पे 5 पुट कर दिया, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस लेंस का, वो भी आपको मालूम होगा।
तो इस सारी वैल्यूज पुट करके हम लैम्डा को अलग कर लेंगे। तो न्यूटन रिंग एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और डेरिवेशन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आई होप समझ में आ गई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इंशाल्लाह ज़रूर समझाऊंगा दोबारा। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।